यूपी में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 तारीख को वोटिंग है। इस बार की लड़ाई बुंदेलखंड और यादवलैंड में है। अखिलेश यादव के लिए गढ़ बचाने की चुनौती है तो बीजेपी के लिए साख का सवाल है। साख का सवाल इसलिए क्योंकि 2017 में इसी चरण की 59 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। नमस्ते, मैं राशिद। यूपी की लड़ाई ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है जहां गजवाए हिंद से लेकर करंट पर जोर है, जहां परिवारवाद से लेकर माफिया राज पर शोर है। जरा सोच करके देखिए कि जिस फेज में मोदी, शाह, योगी, अखिलेश से लेकर मुलायम सिंह यादव तक को जंग में उतरना पड़े तो जंग का मैदान कितना जबरदस्त होगा। जबरदस्त इसलिए क्योंकि इसी फेज की सोशल इंजीनियरिंग इलेक्शन को सिलेक्शन या रिजेक्शन का रास्ता तय कराएगी। इसी चरण में करहल का वो कुरुक्षेत्र है जहां मुलायम के बेटे अखिलेश और यादव परिवार के किसी जमाने में करीबी रहे समाजवादी पार्टी के करीबी रहे एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में मेरी बहस का सवाल है, सवाल कि बुंदेलखंड अवध पश्चिम का युद्ध कौन जीतेगा। क्या थर्ड फेज में गजवाए हिंद का जोर है? यादवलैंड में अखिलेश की कितनी सीट फंसी हुई है? करहल में मुलायम का आना इशारा क्या करता है? क्या तीसरे चरण में अपना गढ़ बचा पाएंगे अखिलेश? और 16 जिलों की 59 सीटों पर कौन मारेगा बाजी? डिबेट शुरू करूं, पैनल ओपन करूं उससे पहले आप देखिए कि थर्ड फेज की लड़ाई से पहले करहल के कुरुक्षेत्र में अखिलेश यादव और अमित शाह गरजे तो उनके एक एक शब्द में कितनी धार थी और कितने तीर थे। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। बोलो, 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जोर से बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? करोगे या नहीं करोगे? इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है। हालांकि करहल में एसपी सिंह बघेल का उतारा जाना भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और अखिलेश यादव भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि यादवलैंड में कई ऐसी सीटें हैं जो अभी भी फंसी हुई हैं। इन फंसी सीटों के लिए अखिलेश यादव का प्रण, उनका संकल्प क्या है और अखिलेश यादव को बार बार कैसे घेरने की कोशिश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दो बयानों में कितने तीर हैं, अल्फाज में कितनी गहराई है, अल्फाज में कितनी तलखी है, इसके जरिए आपको सियासत का संदेश मिलेगा। संदेश जो प्रदेश के लिए है, जो देश के लिए। देखिए, को संभवतः ही आंकड़ों की जानकारी होगी भी नहीं, वो रखना भी नहीं चाहते होंगे क्योंकि इतनी फुर्सत ही कहां। मित्र मंडली से फुर्सत हो, सोने से फुर्सत हो, सपना देखने से फुर्सत हो, तो इन सब के बारे में सोचे भी। इसलिए उनको इन सब चीजों की जानकारी नहीं होगी। इनके जानकारी के लिए उनके लिए फिर एक अलग से कोई एक ऐसा व्यक्ति रखना पड़ेगा जिनको पहले आंकड़े रटवाने पड़ेंगे, फिर वह उनको रटवाए तो उनको जानकारी होगी। इसलिए बड़े बाप के पुत्र हैं, आराम से 12 घंटे सोते हैं। ये दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं कि समाजवादी लोग 12 बजे उठते हैं। ये नौजवान सही कह रहा है। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। और 12 बजे न बजे, इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। और रहे बचे जब वोट डालोगे, इनके 12 बजा देना। माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के दूसरे हाथ से भी तेजी के साथ, धड़ल्ले के साथ चलेंगे। आपने देखा होगा जब इन माफियाओं के लिए आप देख सकते हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस की संवेदना कभी गरीब के लिए नहीं होती है, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं होती है, महिलाओं के प्रति नहीं होती है। इनकी संवेदना तो
जब माफिया पे बुलडोजर चलता है तो तब इनकी संवेदना जगती है। कहते ये सब करने की आवश्यकता क्या है? तो मैं भी यही बात कहता हूं कि भाई इन माफियाओं से पूछो, अपने शागिर्दों से पूछो कि गरीबों की संपत्ति को हड़पने का मतलब क्या था। सुना है एक वर्दी उतार के भी आ गए हैं कुछ लोग, जिन्होंने जिंदगी भर लूटा, जिन्होंने जिंदगी भर वसूला। कन्नौज में आए हैं, सुनना है कि वर्दी उतार के आए हैं। बताओ इन्होंने उत्तर प्रदेश में अन्याय किया कि नहीं किया? बताओ। कहीं पर परिवारवादियों की बात होती है, कहीं पर माफियाओं की बात हो रही है, कहीं बुलडोजर की बात हो रही है, किसानों की भी बात हो रही है। और थर्ड फेज के बाद इलेक्शन ऐसी जगह निकलने वाला है, कहते हैं कि जहां से असली निर्णय की भूमिका तैयार करेगा वोटर। और ये हर एक नेता बहुत अच्छे तरीके से जानता है। डिबेट को ओपन कर देता हूं मैं। वीरेंद्र बब्बर जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय अरोड़ा, आप नेता हैं कांग्रेस के। अली मुर्तजा, नेता समाजवादी पार्टी। दानिश कुरैशी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, AIMIM के सपोर्टर भी हैं। और आलोक मेहता सर हैं मेरे साथ में, आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV। आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया। बेशकीमती समय मेरी डिबेट के लिए आपने निकाला है, इसलिए वीरेंद्र बब्बर जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि करहल में आप लोगों ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है SP सिंह बघेल के नाम पर। वो SP सिंह बघेल जिनके राजनीतिक गुरु एक जमाने में मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, और करहल के जरिए ऐसा कुरुक्षेत्र आप लोगों ने तैयार किया है। इसी कुरुक्षेत्र के जरिए जो 16 जिले की 59 सीटें हैं, वहां पर आप लोगों ने संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन अखिलेश ये कह रहे हैं कि वोट इतना देना समाजवादी पार्टी को कि 12 बजा दें। 12 किसके बजेंगे 10 मार्च को? देखिए राशिद भाई, मैं ये कहना चाहता हूं 12 किसके बचेंगे नहीं, 12 तो बच गए। और जिनके बच गए थे वो पूरी दुनिया ने देख लिया किस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को घर से बाहर लाकर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंचों के ऊपर दुनिया के सामने पैरों को हाथ लगाकर आशीर्वाद मांगना ये कुछ कहता है। ये पता लग चुका है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आखिर तुरूप का इक्का, आखिर मास्टर की, आखिर उन्हें कुछ नजर में आए तो मुलायम सिंह यादव जी नजर में आए, जो सबके सामने ला करके पैरों को हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद दुनिया के सामने मांगने की जरूरत क्यों पड़ी, ये पूरी दुनिया देख रही है। और जहां तक बात है आशीर्वाद की, तो मुलायम सिंह यादव जी को अपना आशीर्वाद पहले ही लोकसभा में मोदी जी को दे चुके हैं। उसके बाद में उनका आशीर्वाद पहले ही अर्पणा यादव जी उनके घर जाके लेके आ चुकी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हैं। और आज अगर इस आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी तो आप समझ सकते हैं। ये कहते थे बलि का बकरा बनाया गया है बघेल जी को, परंतु शेरों की कभी बलि नहीं होती। इनका डर दिख रहा है। जिस प्रकार से बघेल जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, वो इनकी बौखलाहट दिखती है। ये सब बातें कुछ कहती है। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, करहल की जनता तय कर चुकी है। और अभी माननीय अमित शाह जी ने अपील की थी करहल के बीच में, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में वो अपील करके आए थे कि ममता दीदी को हराओ। जनता ने माना, ममता दीदी हारी। यहां उन्होंने अपील की है कि अखिलेश को हराओ, जनता निश्चित रूप से मानेगी। अखिलेश यादव खुद अपना आपकी बातों चुनाव से ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है थर्ड फेज को लेकर। हालांकि यही वो थर्ड फेज है जहां की 59 में से 49 सीटें पिछली बार आप लोगों ने जीत ली थी, और यादव मतदाता बहुत ज्यादा नाराज हो गया था और समाजवादी पार्टी को हाशिए पर डाल दिया था। यादव लैंड में कई अब ऐसी गढ़ वाली सीटें थी जिसे समाजवादी पार्टी बचा नहीं पाई थी। लेकिन इटावा में क्या होगा, मैनपुरी में क्या होगा, करहल में क्या होगा, हर किसी की नजर इसी बात पर टिकी हुई है। अली मुर्तजा जी, ऐसा क्यों एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यादव लैंड में सपाई फंसे हुए हैं, करहल में अखिलेश यादव फंसे हुए हैं, करहल का कुरुक्षेत्र ऐसा तैयार है जिसका एक एक द्वार पार करना अखिलेश के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उस पर से भी अमित शाह कहते हैं SP यानी समाजवादी पार्टी का मतलब होता है S यानी संपत्ति इकट्ठा करना, P यानी परिवारवाद, जहां पर पिछली बार 45 लोगों को एक ही परिवार के एक पद दे दिया गया था और जहां पर आप लोग निरंकुश हो जाते हैं। इस कुरुक्षेत्र से पार कैसे पाएंगे अखिलेश? देखिए, अभी वीरेंद्र बब्बर जी कह रहे थे कि माननीय अमित शाह जी
बंगाल जाते हैं, वहाँ अपील करके आते हैं, दीदी जी को हरा के आते हैं। देखिए प्रदेश के अंदर जो है गांजे की बड़ी सप्लाई हो रही है और इस गांजेवादियों को हमें खत्म करना है। देखिए आपको पता होना चाहिए इतने बड़े मंच के अंदर यहाँ गलत बयानबाजी करनी। देखिए परिवारवाद की बात वो लोग करते हैं जो कोरोना से मरने पे अपने पिता की अर्थी को कंधा देने नहीं जाते हैं, ये परिवारवाद की बात करते हैं। और रही बात एसपी सिंह बघेल की, बलि का बकरा नहीं बलि की बकरी बन चुके हैं वो, उनकी जमानत जब्त होगी। आप देख लेना उत्तर प्रदेश में सबसे करारी हार एसपी सिंह बघेल की होगी। और ये इनकी नौटंकिया नौसिखी है इनकी। देखिए अब जो है जनता जो है वो इनसे हिसाब किताब मांग रही है। इन्होंने 5 साल जो है बहुत नौटंकी कर ली। दूसरी बात रही है, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के पिता माननीय मुलायम सिंह यादव की शुरुआत में ये कहा है कि कई लोग गांजा सप्लाई करने वाले आ गए हैं। कौन है गांजावादी? आपने बोला है, कौन है ये गांजावादी? देखिए अभी बब्बर सिंह कह रहे थे कि हम अभी बंगाल में दीदी को हरा के आए, तो आप इनसे देख ही लीजिए कि आप क्या क्या कह रहे हैं। इनको सिर्फ जुमलेबाजी करनी आती है, उनको जमीनी हकीकत तो पता है नहीं, एनालिसिस तो ये करते नहीं है, ये सिर्फ आके बैठ जाते हैं। दूसरी चीज, और ये जो आजकल जो इलेक्शन चल रहा है ना, ये हिसाब होगा ना कि हिजाब तो होगा, हिसाब होगा। 700 किसानों के जो लोग मारे अच्छा, हिजाब जो है आपकी भी जबान पर रहता है अली भाई, हिजाब आपकी भी जबान से हटता नहीं है। अगर वो कहेंगे गजवा हिंद तो आप कहेंगे हिजाब, अगर वो कहेंगे नकाब बुर्का तो आप ये कहेंगे भगवा। यानी ये भी आपके लिए सहूलियत वाले ही शब्द हैं, सहूलियत की शब्दावलियां। पश्चिम के दोनों चरणों में जिन्ना नहीं गन्ना चला। 3rd फेज में और 4th फेज में वहां पे जो है हिजाब नहीं चलेगा, वहां पे हिसाब किताब हो। चलिए, यूपी की लड़ाई अभी भी अगर हिजाब पर टिकी हुई है तो फिर एक बार डिबेट ओपन टू ऑल कर देते हैं। अजय अरोड़ा नेता कांग्रेस भी मेरे सवाल का इंतजार कर रहे हैं। अजय अरोड़ा जी, 3rd फेज से पहले आप लोगों ने ब्लंडर कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एक आम जनता कह रही है और कई पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं। और ये ब्लंडर यूपी के लिए आपने यूपी के सरहद के पार कहीं दूर जाकर के किया, और वो सरहद पार जाकर के किया है पंजाब में। मुख्यमंत्री चन्नी ने यह कहा कि यूपी बिहार दिल्ली के भैया लोगों को बाहर निकालो। तो फिर ऐसे में प्रियंका गांधी 3rd फेज का जो वोट है किस मुंह से मांगेंगी? आम आदमी ये सवाल कर रहा है। यूपी में आप लोग कैसे, किस हैसियत से मांगेंगे वोट? राशिद भाई, जहां तक चन्नी जी की बात है, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने इसलिए संजय सिंह और केजरीवाल के साथ में कहा था बिहार यूपी को लेके कि ये बिहार यूपी से आते हैं और पंजाब में जो बिहार यूपी के लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों की बात की कि पंजाब के लोग ही सरकार बनाएंगे। तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात की आपने, उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं। राशिद भाई, ये नारा अब उत्तर प्रदेश की हर बच्ची, हर बेटी, हर महिला, हर छात्रा का हो चुका है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि प्रियंका गांधी किस प्रकार से वोट मांगेंगी, इन 5 वर्षों में प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर पर काम किया। जब भी कोई घटना घटी, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की हो, चाहे लखीमपुर खीरी की हो, अगर सबसे पहले कोई विपक्ष से पहुंचा तो प्रियंका गांधी पहुंची और उन्हें डिटेन किया गया। जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जमीन पे जाकर संघर्ष की राजनीति दिखाने की कोशिश प्रियंका गांधी ने की। लेकिन उसका हम क्या करें कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया को पंजाब से बाहर निकालो। बगल में खड़े होकर के प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही हैं, बगल में खड़े होकर के प्रियंका गांधी ताली बजा रही हैं। इसका क्या करें? राशिद भाई, मैं कह रहा हूं जिस संदर्भ में बोला गया, चन्नी जी का कहने का सीधा तात्पर्य था बिहार यूपी को लेके आम पार्टी के संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये उन पे टिप्पणी की गई थी। इसको अन्यथा लेके इस बयान को जो सार्वजनिक हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और हम बिहार के लोगों के और उत्तर प्रदेश के लोगों को, उनकी जो भी आवाम है उनको नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। और जो पंजाब में रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों चाहे बिहार के, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र बब्बर आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। उसके बाद मुझे दानिश जी और आलोक जी के पास भी जाना है। वीरेंद्र जी, अगर आपको रिबट करना है बहुत जल्दी रिबट कर लें आप। देखिए राशिद भाई, बड़ी सीधी सी एक बात कहना चाहता हूं। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उत्तर प्रदेश, बिहार
कि भैये आकर के पंजाब के ऊपर राज नहीं करेंगे, तो ये बताना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब को कि देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद, उनका भी जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। और मैं बताना चाहता हूं कि देश के वर्तमान राष्ट्रपति, उनका जन्म, रामनाथ कोविंद जी का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था और देश के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म बिहार के अंदर हुआ था। अरे ये तो पूरे देश पर राज करते आए हैं, और आप किस प्रकार से, क्या पंजाब के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जिन्हें आप तैया शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाते हैं, क्या जिन लोगों ने अपने आप को पंजाब के अंदर स्थापित कर लिया है, जो पंजाब की सेवा करना चाहते हैं। अजय जी आप रिवर्ट कीजिएगा, लेकिन इससे पहले दानिश जी के पास में चलते हैं। दानिश जी, थर्ड फेज का इलेक्शन जहां पर आकर के खड़ा है, चूंकि आप AIMIM के सपोर्टर हैं, असदुद्दीन ओवैसी थर्ड फेज को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ शब्द और शब्दावलियां बिल्कुल कैच करके पकड़ी हुई हैं। हिजाब अपनी सहूलियत के लिए मुझे रखना है, इसके अलावा गजवा हिंद, इस पर भी मुझे बात करनी है। क्या ये माना जाए हिजाब से आगे आप लोग बढ़ नहीं पाएंगे, गजवा हिंद से आगे आप लोग बढ़ नहीं पाएंगे, मुसलमान से आगे आप लोग बढ़ नहीं पाएंगे, क्या ये माना जाए? देखिए, मुझे लगता है राशिद भाई कि AIMIM जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उससे बाकी सारी पार्टियों को बौखलाहट है। हाँ। अभी तक हो ये रहा था कि मैंने बताया ना, अभी तक हो ये रहा था कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देनी है। ठीक है। और किसी को ये लगता है कि ये पार्टी अगर सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही है तो ये शुरुआत है। देखिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। दूसरी बात बताइए, गजवा हिंद कौन लेकर के आया? आप बताइए कौन लेकर आया? ये हिजाब कौन लेकर आई है नकाब? दरअसल जहां भाजपा की सरकार है कर्नाटक में, उन्हीं ने तो ये नौटंकी शुरू की है। और उत्तर भारत एक ऐसी जगह है जहां इस्लामिक रिचुअल जो है, रूढ़ियां जो हैं, वो ज्यादा वो है, मतलब सरकार। तो अगर उस पर नहीं बोलेंगे तो किस, अगर कोई कुप्रथा है, जैसा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये जो बुर्का है, नकाब है, जो हिजाब है, ये किसी धार्मिक किताब में लिखा नहीं है, ये कुप्रथा है जिसे दूर करना जरूरी है, जिसे समाज से मिटाना बहुत जरूरी है। और अगर कोई गजवाए हिंद जैसा दिमाग में लेकर के चल रहा है कि इस्लाम के शासन की स्थापना कर लेगा, तो ये बिल्कुल कयामत तक भी होने नहीं दिया जाएगा। समाज को बांटने की अगर कोई कोशिश करेगा, ये कयामत तक होने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी सूबे का सरदार ऐसी बात कह रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर समाज को ठीक रखने की बात की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? इसका मतलब यह है कि आप तो बिल्कुल ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ये कहते नजर आते हैं कि हिजाबी एक प्रधानमंत्री बन जाएगी। यू हैव बीन ट्रैप्ड। दानिश जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले बाबा जो है ना, मुझे लगता है कि बाबा को एक अच्छा इंसान बन जाना चाहिए। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप जानते हैं, मैं यहाँ बार बार वो दोहराऊं, उससे बेहतर ये है कि वो एक अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे भारतीय बन जाएं। और दूसरों के मजहब की किताबें पढ़ने से बेहतर है वो अपने मजहब की किताब पढ़ के पहले एक अच्छे और सच्चे हिंदू बन जाए, उसके बाद दूसरे मजहबों की किताबें पढ़ के उन्हें सलाहियत दें। देखिए, किताबें और ये जो आदेश या जो आपके वर्डिंग्स जो होते हैं ना, उसको फॉलो करने वाला आपका अपना एक वर्ग होता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको फॉलो करने वाला कोई वर्ग है और उनको लगता है कि हटा देने, उनके कह देने से हट जाएगा, तो करिए। दरअसल दिक्कत क्या है कि बाबा के पास अब कुछ बचा नहीं है। 5 साल के अंदर में यूपी के अंदर में जिस तरह से करप्शन हुआ और समाजवादी पार्टी की खामोशी इसलिए कह रहा हूं, विपक्ष के तौर पे मुख्य जिम्मेदारी उनकी थी, उनकी ये जो खामोशी है, दरअसल ये जो इनका इलू है, कहीं ना कहीं वो सेट नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो रेलेंसी बता रहे। बताइए तो क्या AIMIM पूरे 400 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो क्यों आपको उनकी बात करनी पड़ती है? सुनिए, क्यों आपको 80 और 20 कह के उनकी बात करनी पड़ती है? क्योंकि 20% पे आप पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आपका बुलडोजर सिलेक्टिव है, आपका प्रोग्रेस सिलेक्टिव है, आपकी जो सारे वेलफेयर के जो काम है वो सारे सिलेक्टिव हैं, जिसके अंदर बुलडोजर पर दर्द बहुत होता है। वीरेंद्र जी, सभी को बुलडोजर पर दर्द बहुत होता है। इससे पहले कि आप जवाब दें, बिल्कुल दर्द होगा। मैं आलोक जी के पास में, दानिश भाई एक बार आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, 2 चरण के बाद अब यूपी का चुनाव कहां पर आकर के खड़ा है और थर्ड फेज के बाद इलेक्शन किस ओर निकलने वाला है? राशिद जी, सही बात यह है कि हम लोग तो राजनीति में सबका अपना आत्मविश्वास होता है, हर पार्टी यही कहेगी कि हम जीत रहे हैं क्योंकि समाज में एक एटमॉस्फेयर बन रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो फेज है जहाँ 20 तारीख को मतदान होना है, देखिए ये ठीक है कि बब्बर साहब कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी क्यों उनको ले जाना पड़ा, लेकिन देखिए भारत में, और वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो संस्कार वाली बातें, जैसे उन्होंने चाहे मोदी जी की तारीफ की, लेकिन उसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव जो पुराने नेता हैं, उनका आज भी उस तरह का सम्मान विभिन्न पार्टियों का रहा है। और इस दृष्टि से समाज में भी तो उनकी गुडविल का इस्तेमाल कि चुनाव के समय में एक बुजुर्ग को ले जाएं
उसका एक लाभ लेने की कोशिश अखिलेश जी ने की है। उसको मेरा ख्याल है कि उस पर आपत्ति तो नहीं हो सकती। ये माना जाना चाहिए कि एक बेल्ट है जहां पर उनका पूरे यादव बेल्ट जिसको आप कह सकते हैं, जहां इस बार चुनाव होना है, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, ये जो इलाके कुछ ऐसे हैं जहां पर उनका एक अपना बड़ा, खास करके ये जिस इलाके में खुद लड़ रहे हैं अखिलेश जी, तो इस पूरे इलाके में मुलायम सिंह जी का कभी रहा। इसके बाद ठीक है, बीजेपी ने अपना प्रभाव बढ़ाया, दूसरी पार्टी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश, कांग्रेस तो वैसे पहले से प्रियंका जी कह चुकी हैं कि भाई जरूरत होगी तो हम समर्थन दे देंगे। मतलब उसका मतलब है कि उनको पहले से अंदाज तो है कि समाजवादी पार्टी का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है। इस दृष्टि से जो मुझे लगता है कि चाहे और ओवैसी साहब के आने से, चाहे ये ठीक है कि वो कह रहे हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि ओवैसी साहब से भी आप पूछेंगे तो ये नहीं कहेंगे मैं केवल मुस्लिम, वो 20% नहीं, 20% में आप ऐसे लोग जो नाराज हैं, और मैं तो कह ही रहा हूँ हो सकता है उससे ज्यादा लोग नाराज हो, उसमें हिंदू भी नाराज रह सकता है। कोई आवश्यक नहीं है ना कि बीजेपी या कांग्रेस या किसी समाजवादी से हिंदू नाराज नहीं होगा। इसलिए ये सब कहना कि खाली हम मुस्लिमों के ही लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, हितों की रक्षा भारत में डॉक्टर जाकिर हुसैन या मौलाना आजाद के समय से, भैया आजादी के पहले बाद में भी जाति और धर्म से उठ करके हमारे नेताओं ने जो रहे, जो आदर्श जिनको कह सकते हैं, और आज भी उनको पालन करने वाले कई लोग हैं। लेकिन मैं आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक ये मानता है कि भाई हम तो सबको, जो जितने भारतीय हैं जो यहाँ जन्मे हैं सबको हिंदू मानते हैं। वो गलत, आप उसको हंसे, लेकिन देखिए यदि आप देखें कि कितने लाख लोग उन्होंने एक अलग तरह से तैयार किए जो आपको पता नहीं चलता है। ठीक बात आप है। ये बताइए, भोपाल में 5.5 लाख लोग वोट से दिग्विजय सिंह यदि हारते हैं, मैं जवाब दूंगा। वोट देता है, राजनाथ सिंह को वोट लखनऊ में देता है जी, मैं आपको जवाब में मुस्लिम मतदाता वोट देता है। ये साबित करता है कि कहीं न कहीं लोगों का रुझान अपने विकास पर है। मैं जवाब दूंगा। कहते हैं ना आईपैड दिए, कब लोग हैदराबाद जाके पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। मौलाना आजाद वहाँ यूनिवर्सिटी में इसलिए कि अखिलेश जी ने आईपैड दिए थे, तो उससे जो बच्चे आगे बढ़ सके उनको ओवैसी साहब की मदद कर दी होगी उन्होंने जाके, ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इसका मतलब ये मानिए कि ये फेज बड़ा ही क्रूशल है तीनों पार्टियों के लिए। इसका मतलब ये है ना दानिश जी, हालांकि आप आलोक जी को जवाब देना चाहते हैं, आलोक जी तो एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, आप बिल्कुल अपनी बात कहें और बहुत जल्दी से आप कहें, क्योंकि वीरेंद्र बब्बर जी के पास में दोबारा मुझे जाना है। लेकिन दानिश भाई एक बात ये बताइए, ये टोकनिज्म की राजनीति, ये सिंबोलिज्म की राजनीति लेकर के कहां जाएगी? आपने शुरुआत कहां से की? सोच करके आप देखिए, आपने शुरुआत की लैला से, आपने शुरुआत की मुसलमान से। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 6 महीने पीछे आपको लेकर के जा रहा हूं कि इलेक्शन की शुरुआत आप लोगों ने कहां से की है। आपने शुरुआत की सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह से, आपने शुरुआत की है हिंदू मुसलमान करने से, आपने शुरुआत की है हिजाबी प्रधानमंत्री से, आपने हिजाब, नकाब, बुर्का, इसके अलावा भी तो बात कीजिए। इसके अलावा चूंकि आप ही की रिपोर्ट है, आप ये बार बार दिखाते हैं कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी प्रैक्टिस की रिपोर्ट है, इसमें मुसलमानों के हालात कितने बुरे हैं, कितने बदतर हैं, आप दिखाते तो हैं, लेकिन राजनीति में आपके सिर्फ सिंबोलिज्म है, सिर्फ टोकनिज्म है। AIMIM की बात कर रहा हूं मैं, दानिश भाई। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये जितने भी पैनलिस्ट ये एलिगेशन कर रहे हैं ना, उनको असद भाई का एक बार अब तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो देख लेने चाहिए कि उन्होंने क्या क्या बातें शुरू की थी, लेकिन जानबूझकर जो है पीछे चेंज की गई। और दूसरी सब में बड़ी बात मैं कहूँ, जिस संघ परिवार की आलोक जी बात कर रहे हैं ना, उस पर बैन क्यों लगा है सारी दुनिया जानती है, और उनकी हमेशा से प्रैक्टिस क्या रही है ये भी सारी दुनिया जानती है। और जिस तरह से वीरेंद्र बब्बर जी बैठे हैं, आप बताइए इस देश में राम मंदिर का जो मूवमेंट था, क्या वो देश को एक करने के लिए? सिरे से विभाजन की राजनीति संघ परिवार की कोर में रही, जिसने अपना पॉलिटिकल विंग मैदान में उतारा। और उसके बाद अगर आलोक जी का ये आंकलन है कि मुसलमान उनको कहीं लायक करेगा या नहीं, राम मंदिर विभाजन की बात है ही नहीं। राम मंदिर तो आस्था का प्रश्न है, राम मंदिर तो आस्था का प्रश्न है। आप किसी की मस्जिद तोड़ के अपनी आस्था बनाएंगे? कल अगर मुसलमान आंदोलन शुरू कर देगा कि राम मंदिर हटा के बाबरी मस्जिद बनाओ, तो आप किसी की आस्था की जगह हला मंदिर के बाद मस्जिद भी आ गया। होगा ये? वीरेंद्र जी जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी जवाब दें। मंदिर मस्जिद आ गया हमारी डिबेट में। मैं इसका सटीक जवाब भी देता हूं। विभाजन की राजनीति कौन कर रहा है? विभाजन की मैं बता देता हूं। वीरेंद्र बब्बर वर्सेस दानिश कुरैशी, वीरेंद्र जी वर्सेस दानिश कुरैशी। और उसके बाद जब अगर काउंटर आता है तब आपको प्रॉब्लम होता है। देखिए, बीजेपी और AIMIM एक सिक्के के दो पहलू हैं, अपनी नूरा कुश्ती बराबर चालू रख रहे हैं। मैं बता देता हूँ दोनों के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। ये दोनों अगर आप लोगों को मस्जिद बनाना ना
और नौटंकी बराबर कर रहे हैं। अगर मछली बाजार बनाना है, काम करते हैं, मैं और आलोक जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मैं और आलोक नेताजी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अखिलेश की सरकार पे लगा रहे थे, जो कि शायद सच है, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप ये तो बताते हैं वीरेंद्र बब्बर जी, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप इलू इलू की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। बाबा और बबुआ जो है ये अलग नहीं है। कल अगर बबुआ जोड़ तोड़ की अलायंस की सरकार बना के आ गए तो वो भी बाबा के खिलाफ बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, जिनके ऊपर हीनियस करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके आंकड़े मैंने आपके सामने बैठ के कई बार गिना दिए। लेकिन दिक्कत क्या है, आप करप्शन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि करप्शन पे बात करेंगे तो वो आपकी धोती खींचेंगे, तो आप उनकी धोती खींचोगे तो दिक्कत ये होगी कि आवाम के सामने आप खुले हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम है। हम तो कई रहे थे इस पर बात करिए, इस पर बात करना नहीं चाहते आप। आइए ना, मैं कहता हूँ आइए बात करते हैं 1-to-1 करप्शन पे। यूपी के किसके नोरा कुश्ती बन कीजिए, अगर मौका मिले ना, ये देश के दलालों की बीच में दोनों, अगर मौका मिले तो फिर किसानों की भी बात कर लीजिएगा और गरीबों की भी बात कर लीजिएगा, यूपी की आबादी की भी बात कर लीजिएगा, यूपी की जरूरत की भी बात कर लीजिएगा। अगर मौका मिले तो महंगाई की भी बात कर लीजिएगा, रोजगार की भी बात कर लीजिएगा, युवाओं की भी बात कर लीजिएगा। आप मेरी बात सुने, मछली बाजार बनाने से ज्यादा बेहतर है कि मेरी बात सुनी जाए। दानिश जी आप बोल चुके हैं, वीरेंद्र जी आप बोल चुके हैं, अब अजय अरोड़ा और अली मुर्तजा को बीच में लेकर के मैं आना चाहूंगा। अली मुर्तजा जी, मोदी कहते हैं जिन परिवारवादियों ने गरीबों को वोट बैंक बना करके रखा था उनकी नींद अब हराम हो गई है। मोदी ये कहते हैं कि टीके से दो लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरे से टीका विरोधी लोग यानी समाजवादी पार्टी के लोग। मोदी कहते हैं कट कमीशन का माफिया आत्मनिर्भर अभियान से बर्बाद हो जाएगा। मोदी आपके लिए कहते हैं परिवारवादियों ने बुंदेलखंड की सिंचाई परियोजना को लटका कर रखा, परिवारवादियों ने बाढ़ सागर अर्जुन सरयू नहर सहायक योजना को लटका करके रखा, हमारी सरकार ने केन बेतवा लिंक को आगे बढ़ाया, लेकिन आप लोग लटका करके रखते थे। जवाब क्या है? क्योंकि थर्ड फेज का इलेक्शन आपसे यह सवाल कर रहा है। अली मुर्तजा, देखिए, ये जो बीजेपी और एएमएम के प्रवक्ता आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये आपस में ही करते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों अली भाई नूरा कुश्ती छोड़िए, मैं आपको बता देता हूं दूसरी चीज, मैं आपको बता देता हूँ। अली मुर्तजा जी आप समझ लीजिए, सबसे पहली बात आप समर्थक तो हैं, आप समर्थक तो हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है आप। अरे दानिश भाई, आप दानिश बैठ जाइए, एक अच्छी डिबेट तो होती है जहां पर चीख चिल्लाहट नहीं होती। जब आप बोल रहे थे मैं एकदम चुप हो गया था, आप शांत होकर सुनिए, मैं आपकी बात को शांत होकर सुना, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप लोग जानते हैं जब आप चीख चिल्लाहट करने लगते हैं तो डिबेट में व्यूअर ये जानता है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। जब चीख चिल्लाहट जहां पर होती है वहां पर विचारों का दिवालियापन होता है। चीख चिल्लाहट जहां पर होती है वहां पर यह समझ में आता है कि आपके पास में फैक्ट नहीं है। चीख चिल्लाहट जहां पर होती है वहां पर आप असल में अपनी पैबंद बचाने की कोशिश करते हैं। जहां पर आवाज ऊंची होती है वहां मेरा मानना यह है कि समझदारी की राजनीति नहीं होती। जहां पर आवाज ऊंची है इसका मतलब यह है कि आप सवालों को डक करना चाहते हैं। जहां पर आप चीख चिल्लाहट कर रहे हैं, जहां पर आप इस तरीके की अदावत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आवाज ऊंची रहे, ये ठीक नहीं होता। डिबेट का ये डेकोरम नहीं होता। एक एक करके अगर आप बातचीत करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप कहेंगे मैं बिल्कुल हाथ बांध करके एकदम चुप हो जाऊंगा। अली मुर्तजा मेरे सवाल का जवाब दें आप। मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अगर राशिद जी बात करेगा तो बोलना जरूरी है। राशिद जी, मैं बहुत देर से एक डिबेट सुन रहा हूं। मैं हर 2 या 3 दिन में एक डिबेट का नैरेटिव चेंज हो जाता है। अभी ये कह रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को वो पिच पे ले आए। देखिए, माननीय मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी के पिता हैं और जिस सीट पे वो अपना अभी भाषण दे रहे थे वो उस सीट से सांसद भी हैं। देखिए, ये देश की प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि जो नौटंकीबाजी करने के लिए अपनी माँ को 2000 रुपए के लिए बैंकों की लाइन में लगा देते हैं या अपने घर पे जाते हैं तो कैमरा लेके घर पे जाते हैं। गलत क्या बात कर रहे हैं? ये देश देख रहा है, ये देश देख रहा है। और नौटंकी बंद कीजिए, पानी पीजिए, आराम से बैठिए, पानी रखते हैं यहाँ पे, शांत बैठिए यहाँ पे। आप जब भी आते हो तो नौटंकी बात करने शुरू कर देते हो। एक तरफ आपकी पार्टी का सचिन नाम का व्यक्ति असुद्दीन ओवैसी पे गोली चलाता है और दूसरी तरफ पंडित सुनील भराला एमएलसी बीजेपी वो उसका मुकदमा लड़ाने के लिए कहते हैं, वो उसकी पैरवी करते हैं। तो आप यहाँ पर सियासी नूरा कुश्ती में हम आगे बढ़ते हैं। सियासी नूरा कुश्ती को यहीं पर रोक करके हम आगे बढ़ते हैं। यहीं से अपनी डिबेट को आगे लेकर के चलूंगा। आपको जितना चीखना होगा, जितना चिल्लाना होगा, पानी का ग्लास आप सभी लोग ले लें, जितने लोग भी चीख रहे हैं, ताकि पानी का ग्लास ले लेकर के अगर कोसेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपका गला साफ रहेगा। लेकिन अगर अपनी बात कहनी है तो अपनी पारी आने पर अगर अपनी बात कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बुंदेलखंड के किसानों की बात करूंगा, मैं आलू बेल्ट की बात करूंगा, मैं रोजगार की बात करूंगा। फिलहाल वक्त हो चला है हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे आपको थर्ड
फेज की ये जो लड़ाई है, करहल की चढ़ाई में कुरुक्षेत्र किस तरीके का सजा हुआ है, आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। तीसरे चरण की लड़ाई और करहल पर बढ़ी चढ़ाई, और करहल एक ऐसा कुरुक्षेत्र बना हुआ है जो एक पॉलिटिकल इंडिकेटर थर्ड फेज का बन गया है। डिबेट को एक बार फिर से हम ओपन कर देते हैं। अजय जी, हालांकि काफी देर से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, आलोक जी के पास एक मैं क्विक कमेंट के लिए जाना चाहता हूं। आलोक जी, थोड़ी देर पहले हमने देखा डिबेट में जम करके चीख चिल्लाहट हो रही थी। हमने ये भी देखा कि एक दूसरे की अब बात काटने के लिए और आवाज को दबाने के लिए और तेज आवाज होती चली गई। क्या ये माना जाए कि चुपते हुए सवाल से जहां पर बचना है वहां पर आवाज ऊंची हुआ करती है, जहां पर तथ्यों का दिवालियापन होता है वहां पर आवाज ऊंची होती है, जहां पर आलू बेल्ट की बात अगर मैं छेड़ दूंगा तो कहीं बगले ना झांकनी पड़े इसलिए आवाज ऊंची होती है, अगर मैं पूछ लूंगा कि समाजवादी पार्टी में 52% आपराधिक केस वाले प्रत्याशी हैं, बीजेपी में 46% वाले हैं, बीएसपी में 39% वाले हैं, कांग्रेस में 36% ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस है प्रत्याशी थर्ड फेज में, क्या ऐसे सवालों से बचने के लिए आवाज ऊंची होती है? आलोक जी, मुझे लगता है राशिद भाई, मैं इसलिए फिर से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आपने लगातार आप जो डिबेट करते हैं, हम लोग जिस अपने कार्यक्रम इंडिया न्यूज में कोशिश यही रहती है कि सबकी आवाज सामने आए और सबकी बातें जनता तक पहुंचे, क्योंकि मतदाता ही अंतिम फैसला करने वाला है। एक बार मैं फिर से कहूंगा, ठीक है बीच में कोई बात से उत्तेजित होते हैं, जैसे अभी मैं उनसे बहुत ही विनम्रता से कहूंगा जिस तरह बातें अनिल भाई ने कह दिया। देखिए, माता जी को बीच में लाना, 100 वर्षीय माता जी को, और ये अपमान नहीं है, वो अपने स्वाभिमान से मुलायम सिंह जी अपने इलाके में कि मेरा बेटा पराजित ना हो इसलिए भी जाके खड़े होते हैं, तो ये उनके सम्मान की बात है। मैं उसको इसलिए मैं उनसे फिर से कहूंगा कि उनको अपने शब्द इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। उनके दूसरे पुत्र हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं, खास करके देश के प्रधानमंत्री के 100 वर्षीय जो हमारे बुजुर्ग हैं, कोई पार्टी के हों, मैं आज भी यही कह रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है अली भाई, मैं बहुत 50 साल से तो कम से कम मुलायम सिंह जी को देख रहा हूँ, वो आरएसएस के लोगों के पास जाते हैं, उतने ही ज्यादा आपसे अधिक उनके पैर छू करके नमस्ते करते हैं, उनके घर के सुख दर्द में भी जाते हैं, और आरएसएस के लोग भी यदि मुलायम सिंह जी को कष्ट होता है, प्रधानमंत्री भी तो उनके यहाँ पहुंचते हैं, उनके किसी परिवार में। तो हम लोग इस तरह की भाषा कम से कम, देखिए आप अपने दर्शक, मैं आपको बता दूं, एक मिनट, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने आपको क्या कहा, आप एक को दूसरे को बोलने दीजिए, आप गलत बातें बोलते हैं, उसके बाद आप ये कहते हम लोग गलत क्या बोलते हैं, गलत क्या बोलते हैं? ये क्या इस मंच का उपयोग, आप पॉलिटिकल एडवाइजर की जगह बीजेपी के एजेंट की तरह आप बात कर रहे हैं। मैं क्या गलत बता रहा हूँ? मैं क्या गलत बता रहा हूँ? आलोक मेहता वो पत्रकार हैं जिन्होंने लंबे दशक तक हिंदुस्तान की राजनीति देश के सामने रखी है। आलोक मेहता वो पत्रकार हैं जिनकी सैंक्टिटी को लेकर, मेरी बात सुनिए, जिनकी सैंक्टिटी को लेकर, जिनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर हमारे जैसे पत्रकार कस्में खाया करते हैं। आलोक मेहता मेरे लिए भी एक गाइड जैसे हैं और इसीलिए हमें समझना चाहिए, एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट अगर कुछ बोल रहा है ना तो उसे सुनना बहुत जरूरी है। आलोक जी, अपनी बात पूरी करें आप। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि माता पिताओं को हम इस चैनल पे नहीं आने, आप मत आइए कल से, तो कोई बात नहीं है, आप विड्रॉ कर जाएंगे, आपको ऑफर करते हैं हम लोग। देखिए, कोई भी मैं क्या अखिलेश जी को अभी मैं फोन मिलाकर कहूंगा तब भी वो आपसे माफी मंगवा लेंगे, आप जानते हैं इस बात को। इस तरह की बातें मत करिए जो माता पिताओं को लेकर के हो, माफ कीजिएगा मुझे। उनके बारे में जब औरंगजेब लिख दिया था, उन्होंने 12 बजा दी थी उस मीडिया हाउस की, जानते हैं आप इस बात को। किसी भी पिता को औरंगजेब कहना है, किसी माता के बारे में अपमान करना, इसलिए बहस को रोजगार पर लाइए, शिक्षा पर लाइए, स्वास्थ्य पर लाइए, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कौन अच्छा लेकर के लोगों को देगा। मुझे माफ कीजिए कि मुझे थोड़ा गुस्सा होना पड़ा, लेकिन मैं इसलिए कि मेरी भी भावनाएं हैं, कि मैं हर बुजुर्ग की माताओं को सड़क पर यदि कोई खड़ी है सड़क पर भी, मैं उनके भी पैर छूने को तैयार हूँ। आपको ये ध्यान रखिए कि इस तरह की बातें राजनीति में मत लाइए, इससे एक आगे का स्वच्छ जो युवा पीढ़ी है, जो बड़े पैमाने पर मतदाता 50% आया है, वो आपसे ये प्रेरणा लेकर जाएगा क्या। मैंने तारीफ की है पहले कि देखिए किस तरह से यदि कोई आईपैड मिलता है, कोई लैपटॉप मिलता है, किसी को स्कूल खुलता है, अस्पताल खुलता है, वो असली मुद्दे हैं। आप इस पर मत जाइए, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। और वाकई में इश्यूज वो होने चाहिए जो डेवलपमेंट वाले रहे। अली भाई अपनी बात आप कर लीजिएगा, एक बार मुझे अजय जी के पास में प्लीज जाने दें, क्योंकि काफी देर से अजय अरोड़ा जी आए नहीं है, रिप्रेजेंट उन्होंने कांग्रेस को किया नहीं है। अजय जी, कांग्रेस के लिए ये जीत की लड़ाई है या अस्तित्व बचाने की लड़ाई है? क्योंकि 1984 के बाद से उत्तर प्रदेश में अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड आप लोग ढूंढ ही रहे हैं, इसीलिए मेरा ये सवाल है। राशिद जी, 2017 में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और जहां से 84 की बात की हमारा प्रदर्शन निरंतर गिरता गया। लेकिन हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं आपके चैनल में
लेकिन इन 5 वर्षों में प्रियंका गांधी ने जो काम किया और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के रेट और युवाओं को रोजगार नहीं, महिला उत्पीड़न, किसानों की शहादत, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमने गंगा किनारे लाशें बहती देखी, हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से व्यापारी परेशान है, कानपुर के व्यापारी को गोरखपुर में उसकी हत्या कर दी गई, हम उस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमने तो अपने घोषणा पत्र में कहा है राशिद भाई, हमने तो ये बोला है कि हम युवाओं को, महिलाओं को सम्मान देंगे और इसी प्रकार से हमने महिलाओं को 40% की भागीदारी भी दी है चुनाव में। और जहां तक आपने बोला कि हम निरंतर पीछे की ओर हैं, लेकिन अब परिवर्तन आना वाला है। 10 मार्च को एक कांग्रेस के लिए, हमारे लिए एक परिवर्तन दिवस होगा और हमारा जो प्रदर्शन है इस पर चुकाने वाला होगा। वीरेंद्र बब्बर जी, अजय अरोड़ा कह रहे हैं कि 10 मार्च परिवर्तन दिवस होगा, लेकिन आपके जितने भी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, यूपी के सीएम तक, ये कह रहे हैं कि 10 मार्च को प्रदेश में होली खेली जाएगी। 10 मार्च एक ऐसा दिन होगा जो कि राष्ट्रवाद की एक नई इबारत लिखेगा। मेरा एक सवाल है, अभी तक लगभग 6 महीने पहले तक उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ये कहती थी कि हमने गरीबों के लिए खाना दिया, हमने किसानों के लिए फलाह किया, हमने गांव के लिए कुछ किया है, हमने शहर के लिए कुछ किया, हमने रोजगार के लिए कुछ किया है। लेकिन एकाएक ये क्या जरूरत आन पड़ी कि पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव में आपका एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया। आपके नैरेटिव में आ गया हिजाब, आपके नैरेटिव में आ गया गजवाए हिंद, आपके नैरेटिव में आ गया पाकिस्तान, आपके नैरेटिव में आ गया जिन्ना, आपके नैरेटिव में आ गया हिंदू मुसलमान, आपके नैरेटिव में आ गया 80 बनाम 20। क्या ये बीजेपी का डर है? देखिए राशिद भाई, मैं आपको इसके जवाब में केवल एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो जिन्ना कौन लेके आया चुनाव में, अगर आप देखेंगे तो हिजाब कौन लेके आया चुनाव में, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान कौन लेके आया चुनाव में। और ये पॉलिटिक्स है साहब, एक्शन का रिएक्शन होता है। कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है, ये हमेशा कंफ्यूज रहती है और कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वीरेंद्र जी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। अजय अरोड़ा जी, अजय जी, नहीं है, कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, जवाब दें। देखिए राशिद भाई, पहले आपकी डिबेट पे ये होता था कि एक बोल रहा होता था, दूसरा बोलता था तो आप अपनी बात ठीक है। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए कांग्रेस कंफ्यूज है। एक तरफ प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, परंतु लड़की केवल उत्तर प्रदेश में क्यों लड़ेगी? पंजाब में क्यों नहीं लड़ेगी? राजस्थान में क्यों नहीं लड़ेगी? महाराष्ट्र में क्यों नहीं लड़ेगी? और मैं आपको बताना चाहता हूं, वीरेंद्र जी, आपके मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, भैया कहकर के संबोधित किया। मैं बताना चाहता हूं, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी का जन्म उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं अमेठी से, सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं रायबरेली से, इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती रही रायबरेली से, जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से सांसद रहे। इतना वीरेंद्र भाई, ये भी तो बात है ना वीरेंद्र जी, एक ये भी चीज तो सुनिए ना वीरेंद्र जी, एक ये भी तो बात है। अब भाई आरपीएन सिंह को आप ले गए, जितिन प्रसाद को आप ले गए, अदिति सिंह चली गई, ललितेश पति त्रिपाठी चले गए, इमरान मसूद चले गए, पंकज मलिक चले गए, अनु टंडन चली गई, प्रवीण सिंह एरॉन चले गए, कोई समाजवादी पार्टी में चला गया, कोई भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो फिर यूपी में बचा क्या? भाई नवरत्न चले गए। तो अगर ये नारा गढ़ दिया गया तो इसमें बुराई क्या है? खैर, मैं फिर से दानिश जी आपके पास में आता हूं। दानिश जी, उत्तर प्रदेश में आप लोग, मैंने जैसा सवाल अजय अरोड़ा से पूछा था, उत्तर प्रदेश में आप लोग जीतने के लिए आए हैं या महज वोट कटवा ही बन करके रह जाएंगे, जैसा आप लोगों ने बिहार में किया था? देखिए सुनिए, सबसे पहले तो राशिद भाई, आपने भी आगे जो भाषा इस्तेमाल की, मैं तो उसके साथ इत्तेफाक नहीं रखता। भाजपा के प्रवक्ता से कह रहे थे कि आपके बड़े नेता प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसी पार्टी के नेता नहीं होते। आप ये कहिए कि नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं या कद्दावर नेता हैं, चाहे जो भी कहिए। तो ये जो बाय स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा चेंज कर लेने की जरूरत। और रह गई बात हमारे कटुए होने की और ना होने की, उसकी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। देश में संविधान लागू है, भारत के हर एक नागरिक को हिंदुस्तान के किसी भी कोने से चुनाव लड़ने की इजाजत है। अगर कोई कानूनी पाबंदी है तो पार्टी जाए। अली मुर्तजा जी, बहुत जल्दी, करहल फंस गया है क्या? करहल के कुरुक्षेत्र में क्या अखिलेश फंस करके रह गए हैं? अली मुर्तजा जी, सुनिए, कोई नहीं फंस रहा है, मैं बता देता हूं। देखिए अभी कूदने के बजाय आप पहले पूरी बात सुन ले। सवाल ये है कि आपको जिसने वोट दिया, समाजवादी पार्टी की बात करो, आपको जिसने वोट
वोट दिया, उनको आपने बदले में क्या दिया? तो मुजफ्फरपुर दिया। उनको क्या दिया? तो उनको वहां से आपने भगाया। मतलब अली मुर्तजा जी जवाब दें। अली मुर्तजा जी, देखिए अभी आप जो है आप सवाल ये है, अली मुर्तजा बोलेंगे, कह रहे थे कि आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। देखिए मुझे फिर आपको बीच में बोलना पड़ेगा। अब आप मान नहीं रहे। अली मुर्तजा बोलते फिर रहे, आप वोट आप बोलते रहे, आपकी आवाज आ रही है। अली मुर्तजा सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहे। देखिए अभी जो आप कह रहे थे कि बीजेपी ने राशन दिया, देखिए इन्हीं की बीजेपी की एमएलए हैं श्रीमती सरिता भदौरिया, वो अपनी अभी भाषण में कह रही थी कि हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोग हमारी नमस्ते तक नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्यों राशन लिया हमसे, क्यों हमसे पैसे लिए? देखिए इनकी बौखलाहट देख लीजिए। इन्हीं के दूसरे नेता है तीसरे फेज के राशन सरकार राम सेवक सिंह पटेल है। हाँ तो ये बीजेपी को बताइए, ये अपनी जो एटीएम है उसको बताइए कि ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। शायद वापस आ जाएंगे, मुझे नहीं, तो लग रहा है नहीं, ऐसा। नहीं, नहीं, आपकी ये वजह से जिस तरह मैं से बदलता प्रशंकु हूं। बनाते जा रहे हैं ना, नहीं, और दरअसल थी, लेकिन आप जिस तरीके से अनुकूल वातावरण बनाते जा रहे हैं अली भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप त्रिशंकु बनाएंगे पूरा प्रदेश को। नहीं, आप सुन लीजिए, वरना मुझे पीछे बोलना पड़ेगा। देखिए जितने भी इनके मुद्दे हैं, तो जिन्ना हो, हिजाब हो, गजवाए हिंद हो, पाकिस्तान हो, धर्म हो, देखिए ये जो है ये सब 1.5 महीने के वीजे पे आए हुए हैं और 1 महीने बाद में इनका वीजा समाप्त हो जाएगा। और देश का जो हिंदू है वो जाग चुका है। देखिए पहले दिल्ली में जागा तो दिल्ली का हिंदू खतरे से बाहर हो गया, महाराष्ट्र का हिंदू जागा तो वहां का हिंदू खतरे से बाहर हो गया, बंगाल का हिंदू जागा तो वहां हिंदू खतरे से बाहर हो गया। 2 चरणों की वोटिंग यहाँ हो चुकी है, अन्य 5 राज्यों में चल रहे हैं। तो देखिए ये सब जगह जो है हिंदू जाग चुका है, लंबद हो चुका है और खतरे से बाहर होता जा रहा है। अभी 20 तारीख को देख लीजिए, तीसरे फेज का जो हिंदू है वो भी खतरे से बाहर हो जाएगा। और जितने भी इनके नैरेटिव हैं, जो भी ये इनका ये मान के चल लीजिए, जो भी ये इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है इनका दूसरे तीसरे दिन, ये 1 महीने में सब शांत हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, ये जो मुसलमानों की जो निजी चीजों पे कटाक्ष करते हैं, देखिए बाबा जी को आलोक जी एक एंड कमेंट के लिए कि हर डिबेट का एक जिस्ट होता है, हर डिबेट का एक जिस्ट होता है, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कैमरा होता है ना, फिश आई लेंस से सब चीज देख रहा होता है, आपको इस चुनाव की बिग पिक्चर नजर क्या आती है? बिग पिक्चर में धर्म और जाति से अलग हट करके कुछ नजर आता है क्या यूपी में? कुछ इलाकों में जहां ज्यादा, जैसा बहुत ज्यादा जिसको मन में कहते हैं भावनात्मक लगाव है, वो बात अलग है। अन्यथा मेरा तो ऐसा मानना है कि इस समय देश में 99% जो मतदाता, खास करके उत्तर प्रदेश के इसमें बहुत अपेक्षाएं हैं। सरकार दोनों पार्टियों, या जैसे आप कहें कि आशा भी जगाती है प्रियंका गांधी, तो इसके लोग हमको क्या दे सकेगा और क्या दिया है, बस इसके आधार पर, और समाज के लिए मतलब छोटी छोटी बातों के लिए उनको बड़ा करोड़पति नहीं बनना है, 15 लाख भी नहीं चाहिए उनको, लेकिन ये दैनंदिन उनकी आवश्यकता, किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, बच्चे हो, यूथ हो, उन सब की अपेक्षा यही है कि आप लोग कुछ हमको क्या दे सकते हैं, और यदि पहले कर वो खराब है तो उसके खिलाफ वोट करें। ठीक है सर। आलोक सर आपका, वीरेंद्र बब्बर जी, अजय अरोड़ा जी, अली मुर्तजा जी, दानिश कुरैशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी डिबेट में रहने के लिए। अपने स्केड में से, अपने शेड्यूल में से वक्त आपने दिया है मुझे और मेरी टीम को, बहुत खास शुक्रिया आप सभी का अदा करना चाहूंगा। लेकिन अंत में एक ही बात मैं कहूंगा कि जहां पर गजवाए हिंद की बात हो रही है, जहां पर हिजाब की बात हो रही है, जहां पर बिंदी सिंदूर की बात हो रही है, वहां पर रोटी की भी बात होनी चाहिए, वहां रोजगार की भी बात होनी चाहिए, वहां विकास की भी बात होनी चाहिए, वहां शहर और गांव की भी बात होनी चाहिए, वहां पर एक आम आदमी की सैलरी की भी बात होनी चाहिए, वहां पर उत्तर प्रदेश की बात होनी चाहिए, वहां पर अलग अलग तबके के लिए अलग अलग बात ना हो, तभी एक प्रदेश के लिए अच्छा होता है, एक जनादेश के लिए अच्छा होता है, एक लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। और अंत में इतना मैं कहना चाहूंगा, 3rd फेज का जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, और इसके अलावा पंजाब में जो 117 सीटों का मतदान है, सुबह 6 बजे 20 फरवरी, आप सबसे बड़ी कवरेज देखना ना भूलें। चप्पे चप्पे पर इंडिया न्यूज का रिपोर्टर आपको सच्ची खबर, पहली खबर और सबसे सॉलिड अपडेट सिर्फ इंडिया न्यूज पर मिलेगा। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। भारत माता की पूरा करेंगे।